हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में महानागाइन सीरीज़ की अगली कॉमिक्स संधि पर्व तृतीय खंड। ये है इसका कवर पेज। ये इसके पहले के खंड हैं जो कि नागाइन सीरीज़ में आए थे, और इसके बाद महानागाइन सीरीज शुरू हुई है। और इसके पहले के जो दो पार्ट है, अवतरण पर्व और रक्त पर्व, ये आपको महानागाइन सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूर्व सार। ब्लैक पावर्स की हार के साथ ही क्रूर पाशा का साम्राज्य तबाह हो चुका था, पर इसके लिए मानवता को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, सभी सुपर हीरोज़ की मौत। लेकिन क्या ये वास्तव में मर चुके थे? नहीं, उनकी आयु अभी शेष थी, और इसलिए मृत्युलोक में ही उनकी आत्माएं वापस भूलोक की ओर बढ़ रही थीं। किंतु यह सफ़र आसान नहीं था। ब्लैक पावर्स की हार ने मजबूर किया उनके आका असुर कालीवान को युद्ध की कमान अपने हाथों में लेने के लिए, और उसने बुना एक गहरे षड्यंत्र का जाल। एक तरफ नगीना के तंत्र की मदद से उसने सभी सुपर हीरोज़ के मृत शरीरों को जॉम्बीज़ में बदलवा दिया, तो दूसरी तरफ अधरा और निशाब अली की मदद से उसने सुपर हीरोज़ की आत्माओं को सहस्त्र काल ग्रह में भेज दिया। सहस्त्र काल ग्रह से निकलने के प्रयास में सभी पुण्यात्माएं पहुंच गई सोल हंटर्स के क्षेत्र में, जहां अनगिनत आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद वे अपने शरीरों से मिलने के लिए भूलोक की ओर बढ़ चले। मगर परेशानियां भी खत्म नहीं हुई थी। कालीवान के षड्यंत्र के तहत शक्ति पहुंच गई सभी सुपर हीरोज़ के शरीर को सदा के लिए समाप्त करने, मगर वे असफल रही। सभी सुपर हीरोज़ पुनः जीवित हो उठे। उधर नागपाशा की सारी शक्तियां चले जाने के बाद वह गुरुदेव के साथ समय यात्रा करने आया प्राचीन तक्षक नगर में। उनका मकसद तो था त्रिफना की तीनों मणियों को ढूंढना, मगर एक के बाद एक रहस्यों की कई परतें खुलती चली गई। उथल पुथल केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। नागदेव से विसर्पी और विशांग की गद्दी छिन चुकी है, और वे एक वीरान उजाड़ वन में अपना साम्राज्य स्थापित करने को मजबूर हैं। ऐसा वन जो भूमिगत नागों और पुरेंद्र जैसे देवताओं के संरक्षण में है। गमत में डोगा मूल क्षेत्र के इच्छाधारी नाग को बचाकर निकाल लाने में तो सफल रहा, लेकिन उस नाग को मरने से नहीं बचा सका, और जाते जाते वह नाग छोड़ गया एक रहस्यमयी संदेश, जिसमें गमत के तानाशाह भीषण भैरव की मृत्यु का राज था। उधर नागदीप पर राज करने के लिए विशाला का प्रतिनिधि भी आ पहुंचा है। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा अवतरण पर्व और रक्त पर्व में। अब पढ़े आगे। उधर सभी की चेतना वापस लौट रही थी। आह, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? विसर्पी, विशांग, तुम लोग हमको यहाँ लाए हो क्या? नहीं नागराज, हम स्वयं यहाँ पर भेजे गए हैं। यह खांडव क्षेत्र है, और मुझसे नागदीप लेकर मुझे यहाँ खांडव क्षेत्र दे दिया गया है, जो नागराज बनने का मूल स्थान था। तुमसे नागदीप का राज्य ले लिया गया? किसने? महात्मा कालदूत के इस आदेश को काटने की हिम्मत की है। स्वयं महात्मा कालदूत ने, और ऐसा उन्होंने विशाला के कहने पर किया है। विशाला और महात्मा मान गए? विशाला और महात्मा कालदूत एक मत हो गए? कैसे? मुझे मुझे महात्मा से मिलना पड़ेगा अभी। न जाने हमारी अनुपस्थिति में क्या घटा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि हम सबका शरीर त्यागने के बाद भी भूलोक में पुनरागमन संभव कैसे हुआ। अब मुझे काली शक्तियों का भी आभास नहीं हो रहा है, न मेरे शरीर में न बाहर, पास में ही। अब यह युद्ध मेरा नहीं रहा पुरेंद्र। इनके अंदर जो भी दुष्ट तंत्र शक्तियाँ इनको जॉम्बी बनाकर विकृत कर रही थी, वे जा चुकी हैं। मैं मात्र आसुरी शक्तियों से युद्ध करती हूँ। यही अंतर है देवों और भगवानों में। तुम आसुरी शक्तियाँ प्रबल होने पर युद्ध में कूदती हो, जबकि देव आसुरी शक्ति के अस्तित्व में आने की आशंका को ही पैदा होने से रोकते हैं, अपने प्राण देकर भी। और वह भी उन आसुरी शक्तियों को जिनको तुम्हारे जैसे ईश्वर ही वरदान के माध्यम से अकल्पनीय शक्तियाँ देते हैं। अब चुनाव तुमको करना है। आसुरी शक्तियों को अभी रोकोगी या बाद में, जब उनको रोकना असंभव होगा? कहाँ हैं आसुरी शक्तियाँ? जब तक मैं यहाँ मौजूद है, वे अपनी मृत्यु के भय से अस्तित्व में आने से ही इनकार कर देंगी। अब असुर नहीं होते शक्ति, असुरी प्रवृत्ति होती है। दुर्योधन असुर नहीं था, परंतु एक पूरे युग का विनाश कर गया। तुम लोगों को पुनर्जीवित करने के पीछे किसका प्रयास है मुझे नहीं पता, पर नगीना ने अवश्य तुम्हारे शरीरों को अघोर चक्र में भेजकर तुम्हारी शक्तियाँ लेने की चेष्टा की थी, परंतु उसे हमने विफल कर दिया। यानी तुमने हमारी सहायता की, अब हमारी बारी है तुम्हारी सहायता करने की। मेरी पत्नी विसर्पी के भाई का राज्य कोई नहीं ले सकता, महात्मा कालदूत भी नहीं। संबंधों के आधार पर की गई सहायता दया होती है नागराज।
हम दया करते हैं, मांगते नहीं। अब मैं तुम्हारी संबंधी नहीं, मात्र एक राजकुमारी हूँ, एक स्वतंत्र प्राणी। ये क्या कह रही हो विसर्पी? क्या मेरे अस्थायी प्रावधान ने तुमको अपने आपको विधवा और फिर एक स्वतंत्र नारी मारने पर मजबूर कर दिया है? सहायता तभी करना जब तुम या तो विशांक को मेरा मित्र मानो या अपने खांडव के इस निर्जन रांग राज्य का नागरिक, अन्यथा मैं किसी उत्तर या स्पष्टीकरण के लिए बाध्य नहीं हूँ नागराज। और मैं भी नहीं। मुझे वह रास्ता मिल गया है जो इस पूरे क्षेत्र को समतल कर देगा। तूने क्या सोचा है? यह ना मैं जानता हूँ, ना जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना समझाऊँ कि खांडव क्षेत्र को बचाने का एक तरीका है कि तुझे बचने का अवसर न दिया जाए। विशांक वहाँ नहीं है पुरेंद्र। विशांक ने मानसिक शक्तियाँ जागृत कर ली हैं। अब विशांक हर जगह है, और असली विशांक कहाँ है ये जब तक तू पता कर पाएगा तब तक मैं अपनी मानसिक शक्ति से उस सुप्त ज्वालामुखी को जागृत कर दूंगा जिसके विशाल मुहाने पर यह खांडव क्षेत्र स्थित है। उसके एक धमाके से ही पूरा खांडव क्षेत्र समतल हो जाएगा। ये तू कैसे जान गया? ये कभी नहीं होने दूंगा मैं। ये मुझे क्या हुआ? मैं गिर रहा हूँ। मेरी देवी शक्तियाँ। मैं किसी देव को चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। मैं बचाऊंगा। अरे, मेरा मेरा पास चमकना बंद हो गया। इसकी शक्ति समाप्त हो गई। कैसे? अब मैं कैसे? चिंता मत करो, मैं इन्हें यूं गिरने नहीं दूंगा। ध्रुव। कुछ ही पलों बाद ध्रुव सही जगह पर था, या शायद नहीं। ओह, नीचे पकड़ने के लिए ना कोई पेड़ है न डाल। अब ध्रुव कैसे? वनपुत्र। वनपुत्र तुरंत ध्रुव का इशारा समझ गया, और वृक्ष वनपुत्र का इशारा समझ गया। पुरेंद्र का गिरना रुक गया था। पुरेंद्र, क्या हुआ है? हमारी शक्तियाँ एक साथ कैसे चली गई? और आप हैं कौन? अगर आप देव हैं तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं सदियों से स्वर्ण नगरी नहीं गया। खांडव क्षेत्र की रक्षा ही मेरा कर्तव्य है। पर क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तभी तक सुरक्षित है जब तक खांडव से क्षेत्र सुरक्षित है। ये मत पूछना कि क्यों, मैं बता नहीं सकता। पर जब तक आप बताएंगे नहीं। ओ, ये धमाका, आग का झरना। तुमने पुरेंद्र को सुना ना विसर्पी? रोको विशांक को, पहले हमें स्थिति समझने दो। ये विशांक का क्षेत्र है, किसी को दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव से बचना है तो चले जाओ, वरना लावे में लावे की तरह बुन जाओगे। मुझे नहीं पता कि मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ है, पर विशांक गलत कर रहा है। मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा, फिर चाहे लावा मेरा रास्ता रोके या समकाल। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो विसर्पी? क्या तुम मुझे देखकर शुभ हो और उसका क्रोध नागराज पर उतार रही हो? मैं किसी पर क्रुद्ध नहीं हूँ। होती तो वह जीवित नहीं बचता। सुनकर अच्छा लगा। तुम नागराज से बिना युद्ध संबंध विच्छेद कर रही हो। तुमको स्वतंत्र जीवन की शुभकामनाएं। अब मैं प्रयास कर सकती हूँ कि नागराज को अपने आयाम में अपने साथ ले जाऊँ। वहाँ नागराज पुत्र और पत्नी के साथ प्रसन्नता से रहेगा। ऐसा हुआ तो तेरे पुत्र से उसकी माँ छिन जाएगी। तुम स्वयं विषधारी हो नागरानी। क्या तुम नागराज का क्रोध मुझ पर उतारती? मैं तुम पर वार करती विसर्पी, नागराज पर क्यों? तो उत्तर तुमको स्वयं मिल गया होगा। नागराज को छोड़ना तुम्हारे वश की बात नहीं है विसर्पी। अपने आप को धोखा देना बंद करो। और अरे, ये सब तो नागराज का है, पर नागराज ने इसे निकाला क्यों? और ये यहाँ क्यों आया है? क्या यह मदद मांग रहा है? यानी नागराज मुसीबत में? असंभव। अभी तक तो। इतनी परेशान मत हो, वह तुम्हारा लगता ही क्या है? पूर्व पति। अभी उसको परेशान करने का मेरा कोटा पूरा बचा हुआ है। रख के क्या करेगी? ये क्या? नागराज इसमें कैद है। लगता है इस वन में बाम्बी बनाने वाले कई सर्प मौजूद हैं, पर यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरे एक ही बार से ये गिर जाएगी। ऐसे एक को मैं अभी कुछ क्षण पहले ही तोड़। अरे, ये तो उससे कई गुना मजबूत है। यानी इसको बनाने वाला महाशक्तिशाली सर्प है। तो पीछे हटो। नहीं बचा पाई तो समझ लो कि तुम्हारा भाग्य और नागराज की भाग्य रेखा अलग हो चुकी है। ये जैसी भी शक्ति हो तुम्हारे आयाम की है। नागरानी की शक्ति को अभी तक पहचानती तक नहीं होगी। नागरानी ने अपनी पूरी विष शक्ति लगा दी। आह! ये बाम्बी विष शक्ति से ही बनी है, परंतु ये अति शक्तिशाली है। मैं इसमें मात्र दरारें डाल सकती हूँ। बहुत है, बाकी का काम मैं कर लूँगा। कहाँ गया वह? धोखे से वार किया उसने। अगर मैं उसको देख पाता तो क्या नागराज? शुक्र मनाओ कि मुझे पहले बॉम्बियों से ज्वालामुखी का मुहाना बंद करने जाना पड़ा। पर पहले बह चुका लावा अभी भी वन को जला रहा है।
अब सभी की सांसें बंद करना बाकी हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ आकर इस वन को नष्ट करने की चेष्टा की है। तक्षक, हाँ, इस वन का पाताल रक्षक। समझ में नहीं आ रहा है, हमारी शक्ति का स्वर्ण नगरी से जो संपर्क था वह कट गया है, पर कैसे? इतने युगों से तो ऐसा नहीं हुआ। कहीं हमें मृत मानकर संपर्क काट तो नहीं दिया गया, मुझे और धनंजय दोनों को? अपने आप को संभालो ध्रुव, हम चौतरफा समस्या में घिर गए हैं। विषांग के कारण ज्वालामुखी फटा है, लावा जंगल को जला रहा है और हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। नागराज भी कहीं निकल गया है। तो फिर मुझे चारों तरफ सिर्फ पेड़ क्यों नज़र आ रहे हैं? मुझे मुझे तुम में से कोई नज़र नहीं आ रहा। मिल गया, पर यहाँ कुछ है, कोई है। मैं जानता हूँ कि पुरेंद्र किसी की रक्षा कर रहा है, और वह जो भी है वही पुरेंद्र और विशांग का टकराव रोक सकता है, क्योंकि वही इस टकराव का कारण है। मैं तो यहाँ पर हूँ। कैसे? अभी अभी तो मैं वन के अंदर था, किसी को ढूंढ रहा था, और सामने एक शिला थी। ये क्या बोल रहे हो ध्रुव? कोई चीज़ तुम्हारे मस्तिष्क पर बुरा असर डाल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता नहीं धनंजय। फिर तुम्हारी शक्तियाँ भी लुप्त हो गई हैं। ये माया विवन लुप्त हो जाए वही अच्छा। बचो! वृक्षों एवं वनस्पतियों के साथ साथ कई जीव जंतु भी लावे की नदी में खाक हुए जा रहे थे। ओह, भूल ही गया था कि वन मात्र हरियाली नहीं होती। चलो धनंजय, लावे के उद्गम की ओर चलो। लावा फैलता जा रहा है, पेड़ भी जलकर इस दावानल को बढ़ा रहे हैं। लावे को रोकना होगा, पर कैसे? लावा रुकेगा तो कैसे? ये कौन है? नागराज, जानता है ना इसे? तो उसे पहले इससे निपटने दो। तक्षकराज, तुम यहाँ कैसे? ये हो क्या रहा है? जानबूझकर अनजान बनने का अभिनय मत करो नागराज। पाताल नाग पहले भी नागदीज से पूर्व यहाँ नाग नगरी बसाने की योजना को ध्वस्त कर चुके हैं। इतनी सदियों बाद भी हमारे लिए दोबारा ये काम करना कोई कठिन नहीं है। हमारा यहाँ आना मात्र संयोग है। तक्षकराज, हम तुमसे टकराव नहीं चाहते। वह तो पहले ही शुरू हो चुका है, अब उसका अंत करना है, परंतु वह बाद में। पहले तुम सबका अंत होगा, और ये कालदूत को हमारा संदेश होगा। इस वन के सभी वृक्ष पाताल लोक के लावे से ही ऊर्जा लेते हैं। हमारे आभारी हैं सब। अब ये जड़ें वही लावा तुम्हारे शरीर में पहुंचाएंगी। वृक्ष भी जीवित होते हैं तक्षक, और नागराज को जिसने काटा गल गया। ये वृक्ष भी गल जाएंगे, अवश्य गलेंगे, पर पहले तू जलेगा, क्योंकि धरती के गर्भ से उत्पन्न दबाव में ये जड़ें इतनी ठोस हो गई हैं कि इनको गलते गलते भी समय लगेगा। उतना समय ना मैं इसको दूंगा, न तुमको। तुम्हारा शरीर और विष भी इन जड़ों जैसा भीषण ठोस है, इसलिए मेरा वार और विष वह काम नहीं कर पाएंगे जो इस पेड़ की जड़ें करेंगी। अप्रतिम शक्ति है तुझमें नागराज। इस ठोस वृक्ष को हिलाना हाथियों तक के बस की बात नहीं है। तूने इसे उखाड़ भी दिया और उठा भी लिया। उफ, मैं उठ नहीं पा रहा। तुझे जल्दी समाप्त करना होगा, वरना न खांडव रहेगा और न मैं। पाताल दाब शक्ति जागृत हो। यह पाताल दाब है, वायु तुझे दबाएगी, पाताल तुझे खींचेगा, और तू सीधा पाताल में ही आकर रुकेगा, लावे के गर्भकुंड में। ये क्या? तुम नागराज को कैसे बाहर खींच पा रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे आयाम की नहीं हूँ। तुम्हारी शक्तियाँ मुझ पर एक हद तक ही काम करेंगी। ठीक है, देख लेते हैं। अब तुम्हारी बाही लावे की नदी तुमको खाक करने बढ़ रही है। अगर शक्ति है तो तोड़ लो तक्षक की बाम्बी कैद को, बचा लो अपनी जान। ये तो अत्यधिक ठोस बम भी है, इससे पहले तो मेरा पैर ही टूट जाएगा। इस पर तो मेरी नाक केशी की जकड़ का भी खास असर नहीं हो रहा है। लावा पास आ रहा है। इस स्थान पर कुछ तो माया भी है, पर उस माया के स्रोत को ढूंढा कैसे जाए? एक पल, इस शिला के सामने पत्ते हैं ही नहीं, किनारे पर इकट्ठा है, जबकि बाकी सभी जगह पर पत्तों की परत बिछी हुई है। रहस्य में, यानी ये शिला खुलती और बंद होती है, पर कहाँ से? कोई तो रास्ता होगा। आश्चर्य है, यह पहला मानव है जो इतने युगों में माया द्वार ढूंढने में सफल हुआ है, और उसके मरने के बाद उसकी सोच रही सिद्ध हो गई। सोच सही सिद्ध हो गई। जीवन के लक्षण नहीं है इसमें। अभी हमारे लिए खतरा नहीं रहा। हमारी माया यह सह नहीं पाया। अंदर चलो। चलो। तुम तुम तो बाहर मर गए थे। जो बाहर था उसे बाहर रहने दो, अंदर की बात अंदर रहने दो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। हर टकराव को रोकने के लिए खांडव वन में फैल रहे रावे को रोकना ज़रूरी था। अपनी हत्या का बदला तुमसे स्वयं ये वृक्ष लेंगे। मैंने पूरे वन को आदेश दे दिया है। मुझे मारने से पहले इनके पैर खुद उखड़ जाएंगे।
आप फिर से ढूंढ मुझे। ओह, दुष्ट फिर बच गया, परंतु भाग कर जाएगा कहाँ? हर एक वृक्ष की हर डाल, हर टहनी, हर पत्ता तुझे ढूंढ रहा है दंड देने के लिए। वनपुत्र और विशांग का टकराव खांडव की कुंडली में जीवन या मृत्यु तय करने वाला था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। नागराज नागरानी और विसर्पी के साथ बाम्बियों की सलाखों में कैद था। ये कैद बहुत मजबूत है। लावा कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएगा नागराज, और हम भी लावे का हिस्सा बन जाएंगे। लावा एकदम पास आ गया है। विसर्पी, ऊपर चढ़ो, मैं बचा लूँगा तुमको। मुझे बचने की आवश्यकता नहीं है नागराज, तक्षक राज को है। असंभव। मात्र पाताल शक्ति संयुक्त रूप बना सकती है। तक्षक राज, अब मैं तुझे तेरे ही लावे में डुबोकर मारूंगी। आश्चर्य है, ये तुमने कैसे किया मुझे नहीं पता, परंतु तुमको इस रूप में देखकर प्रसन्नता हुई। कुमारी विसर्पी, मुझे अपने लिए एक पाताल रानी की आवश्यकता थी। तेरी दुल्हन तो चुनी जा चुकी है तक्षक, और वह है मृत्यु। इससे पहले कि सभी वह भीषण रण देख पाते, प्रकृति की शक्तियों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अरे अरे, लावे के पीछे ये जल का सैलाब कैसे आया? बाम्बियाँ भी खुली हुई हैं, इसमें पानी गया तो वह अंदर के लावे से मिलेगा। भीषण भाप बनेगी, और उससे भूमिगत भाप के दबाव से यह क्षेत्र समतल हो जाएगा। पर जल की यह भीषण धारा इधर आई कैसे? मैं देख रहा हूँ, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि नदी की धारा मोड़ने के लिए बनाया गया यह बांध पृथ्वी के इतिहास का सबसे तेज गति से बनाया गया बांध होगा। मेरी क्या तारीफ है, ये तो मेरे साथी मित्रों के विशाल समूह का कमाल है, जिन्होंने चट्टाने गिरा गिरा कर जलधारा को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। मात्र जलधारा को ही नहीं, समय धारा को भी। आपने वह कर दिया जो कभी संभव नहीं लगता था। मुझसे वनवास एकाएक पूरा करा दिया। कौन है आप भाई? मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, आप मुझे यहाँ का रास्ता बताकर अचानक जो चले गए। मैं वास्तु में हूँ, अपने मित्र तक्षक के साथ भूमि घर में सदा के लिए रहने आया था। देवेंद्र पुरेंद्र यहाँ मेरी ही सुरक्षा के लिए थे, पर आपने मुझे इस वन और अपने मित्र तक्षक का भविष्य दिखाकर मुझे अपना सेवक बनने पर मजबूर कर दिया। बस एक प्रार्थना है कि मेरी इस उपस्थिति को आप दोनों गुप्त रखें। ठीक है, पर मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ का रास्ता कब बताया? उपहास ना करें, आपने तो मुझे साक्षात भविष्य दिखाया, स्थिति समझाई। अब मैं कुमार विशांग की नई राजधानी के लिए ऐसी वास्तु बनाऊंगा जो तीनों लोकों में अभूतपूर्व होगी। तुम इससे कब मिले? कभी नहीं, इसको भ्रम हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? पता नहीं, पर मेरे त्रिकालदर्शी होने का भ्रम इसको क्यों है? इसको बताओ कि मैं ध्रुव हूँ भाई, महात्मा कालदूत नहीं हूँ। तो तुम तुम हो विशाला के प्रतिनिधि? हाँ, और अब नागदीप का सम्राट, नरकनाशक नागराज। अपने महाराज को प्रणाम करो महा अमात्य, और अपनी समस्या कहो। यहाँ आंधी को नाथना और सागर को मथना बचपन से जानता है। बताओ, कौन है ये डोगा? हमारे सिस्टम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे मित्रों। हमको अपने यंत्रों का सिस्टम आपके यंत्रों से तालमेल बैठाने के लिए सिंक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके सारे सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगे। आपने संसार भर में फैले हमारे देवों के सिस्टम्स को चलाने वाली एक्टिवेशन बीम तो पहले ही मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी है। अब बाकी सिस्टम भी बंद करने पड़े तो बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ कुछ घंटों के लिए। कुछ घंटों बाद स्वर्णनगरी पुनर्स्थापित होगी। आपने हमारे यंत्रों पर विश्वास किया है तो हमारे यंत्र भी आपको स्वर्णनगरी पुनर्स्थापित करके देंगे। मुझे खेद है कि स्वर्णनगरी को सचल करने के लिए हमें स्वर्णनगरी के अन्य सभी सिस्टम्स बंद करने पड़े, और स्वर्णनगरी से बाहर तैनात सभी देवों तक देव शक्ति पहुँचाने वाले प्राणी तरंग भी बंद हो गई। हमने अपने अधिकांश देव एजेंट्स को पहले ही वापस बुला लिया था, बस धनंजय का अभी तक कोई पता नहीं चला। धन्यवाद कालीवान। हम दोबारा ठीक उसी स्थान पर स्वर्णनगरी पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं जहाँ पर नगरी पहले स्थापित थी। हम देवों का भरोसा टूटने नहीं देंगे। देव और दानवों की मित्रता सृष्टि में पहली बार हुई है, पर यह उदाहरण बनेगी। बस ये दुख है कि मेरी धनंजय से अभी तक भेंट नहीं हो पाई। उसका चेहरा देखना था। उनसे बाद में मिल लेना। अभी उनके पुत्र जयम और पत्नी स्वासी से मिलो। मैं आपका परिचय पाकर धन्य हुआ देवी, और ये है आज का अभिमन्यु जयम। सुना है गर्भ से ही शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी थी। मैंने तुम्हारी स्वर्णनगरी को पुनर्स्थापित कर दिया। जी, एक ही स्थान पर रहने से इनको कंट्रोल करना आसान होगा। अलग अलग और दूर दूर रहती तो दिक्कत होती है ना। सही जयम बेटा, तुमसे काफ़ी कुछ सीखना है मुझे। शुरुआत इन सभी इमारतों की जगह सही करके करिए।
ये इमारतें एक निश्चित क्रम में आती हैं। ये इमारतें मात्र भवन नहीं है, यह एक व्यू चक्र। स्वर्ण नगरी में चल रहे घटनाक्रम का असर दूरगामी होने वाला था। मेरी मेरी शक्तियाँ कैसे चली गई? मेरी भी आयाम द्वार बनाने लायक ऊर्जा भी नहीं जुटा पा रहा हूँ मैं। शायद इस स्थान पर कुछ ऐसा है जो स्वर्ण नगरी से हमारा संबंध तोड़ देता है, प्राण तरंग रोक कर। मैं यहाँ दशकों से रह रहा हूँ पुत्र। मुझे तो कभी संपर्क समस्या नहीं हुई। पर आप हैं कौन? आपको कभी स्वर्णनगरी में देखा नहीं? मैं स्वर्णनगरी का इंद्र पुरेंद्र हूँ। इस खांडव वन की रक्षा की प्रार्थना की गई थी मुझसे, पर मुझे और कुछ बताया नहीं गया। किसने की थी आपसे ये प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना आपने मानी क्यों? उसने अपनी जान पर खेलकर असुरों से स्वर्णनगरी की रक्षा की थी। त्रयोद्धा कालदूत। कालदूत, 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 कालदूत। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नागीश ने ही तुम दोनों के संकेतों का पीछा किया है, तभी हम यहाँ पहुँच सके हैं। नागीश और बाबा गोरखनाथ? सबसे पहले तो तुम पुण्य आत्माओं को मृत्यु को मात देने की बधाई। यह प्रकरण किस दैवयोग से हुआ मुझे नहीं पता, परंतु तुम लोगों की अनुपस्थिति में ब्लैक पावर्स ने अपना दांव चल दिया है। नागपाशा वापस आ गया? नागपाशा तो एक छोटा सा मोहरा था, जिसको गुरुदेव भी चल रहा था और काल क्षेत्र भी। परंतु अब ब्लैक पावर्स का स्वामी स्वयं मैदान में आ गया है। कालीवान ने स्वयं कमान संभाल ली है। अच्छा हुआ, अब हम कालीवान को सीधे समाप्त करके काली शक्तियों का समूल नाश कर देंगे। देव शक्तियों के सामने कालीवान कभी टिक नहीं सकता। एक बार हारा है वह बार बार हारेगा। तुम मेरे सेनापति थे धनंजय, कहो कैसे हराओगे कालीवान को? अभी तो तुम्हारी शक्तियाँ ही काम नहीं कर रही। कुछ टेम्परेरी अवरोध होगा इस स्थान पर, वरना देव जाति अब कालीवान के साथ है। देव जाति ने बदलते समय को नहीं समझा। आज की देव जाति की पीढ़ी अपने ही यंत्रों को चलाना नहीं जानती, क्योंकि उनको ना तो कभी आवश्यकता पड़ी और ना ही उनको सिखाया गया। ब्लैक पावर्स ने स्वर्ण नगरी को छिन्न भिन्न होने पर मजबूर कर दिया था। बिखर गई थी स्वर्ण नगरी। उसको उनको पुनः स्थापित करने का ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास था धनंजय, और तुम मृत थे। कालीवान ने मौका देखकर अपने यंत्रों की मदद का प्रस्ताव दिया, और अब स्वर्ण नगरी का एक एक यंत्र कालीवान यानी ब्लैक पावर्स के प्रभाव में है। उसने स्वर्ण नगरी में लगी देवों की तकनीक को अपनी तरकीब से ब्लॉक कर दिया है। देव जिसे नई दोस्ती की सुबह समझ रहे हैं, वह विनाश की काली रात है। अब देव जाति उसके चंगुल में ऐसी फंस चुकी है कि चाहकर भी छूट नहीं सकती। सृष्टि के इतिहास में पहली बार दिव्यास्त्र ब्लैक पावर्स के कब्जे में है। तो फिर हमको बायो रोबोट द्रोण को ढूंढना होगा। उसकी मेमोरी में कुछ दिव्यास्त्रों के कोड तो अवश्य होंगे, बस किसी ने वे कोड पहले ही हासिल न कर लियो। यह असंभव है ध्रुव। हमने ऐसी किसी परिस्थिति के लिए द्रोण को टेम्पर प्रूफ बनाया है। दूसरों को तो छोड़ो, देवों के पास तक वह तकनीक नहीं है जो द्रोण की मेमोरी को रीस्टोर कर सके। अब मुझे आज्ञा दे, मुझे अपने मित्र तक्षक के साथ पाताल लोक जाना पड़ेगा, ऐसा ही आदेश है। परंतु मैं वास्तु में आपको आपके उपकारों के बदले कुछ भेंट देना चाहता हूँ। क्या? आपकी समस्याओं का हल, बिना वन नष्ट किए एक महानगर का निर्माण। वह कैसे संभव है? ऐसे, एक कदम आगे बढ़ाइए। यह नगरी आपके चरणों की प्रतीक्षा में है। यह वास्तुशिल्प का चमत्कार है। जब तक आप इस नगरी में पैर नहीं धरेंगे, यह नगरी आपको दुर्गम वन ही लगेगी। आपका आदेश पाने पर ही यह नगरी प्रकट होगी। आपकी आज्ञा और इच्छा के बगैर इस नगरी को ना तो कोई ढूंढ पाएगा, न देख पाएगा। प्रवेश करना तो दूर की बात है। इसको मैं नागप्रस का नाम देता हूँ, और नागप्रस में प्रवेश कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये क्या था ध्रुव? तुमने तुमने ऐसा क्या उपकार किया था इस पर? पता नहीं, मुझे भी इससे यही पूछना था, पर यह तो गायब हो गया। पर यह तो अद्भुत है। सिर्फ अद्भुत नहीं है, चमत्कारी है। आइए, मेरी शुक्र मंडली आपको आपके आवास तक ले चलेगी नाग सम्राज्ञी। ये तो मेरे लिए भी अद्भुत है। जंगल गायब हो गया और अंदर स्वर्ग जैसा वातावरण है। यह आकाश की प्रति छाया है श्रीमान। यहाँ का वातावरण पूरी तरह वातानुकूल है। न ठंड लगेगी न गर्मी। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों पर चल रहे हैं। राजा का सुख वैभव नहीं, प्रजा होती है। यहाँ हम किसकी उन्नति करेंगे? सिर्फ अपनी। अगर कालदूत ने तुमको इस स्थान पर भेजा है तो अवश्य एक संकेत है। तो वे अब भविष्य में अवश्य कोई भीषण आपदा देख रहे हैं। हमने पहले भी ब्लैक पावर्स को हराया बाबा, और हम फिर ऐसा कर सकते हैं। कोई ब्लैक पावर पहले हमारे सामने आकर तो देखे।
पहले का काम आसान था ध्रुव। पहले त्रेता की तरह ब्लैक पावर्स हमारे सामने थी, रावण की तरह। परंतु आज द्वापर की तरह हमको अपने शत्रुओं से भी लड़ना पड़ सकता है, और उन मित्रों से भी जिनके मस्तिष्क पर ब्लैक पावर्स ने कब्जा कर लिया है। तो फिर हमको सबसे पहले देवों की स्वर्ण नगरी को, अपनी शक्तियों के मुख्य केंद्र को ब्लैक पावर से आज़ाद कराना होगा। तुम अभी तक नहीं समझे। अब ब्लैक पावर्स एक या दो शख्सियत नहीं है। अब पूरी स्वर्ण नगरी ब्लैक पावर्स पर निर्भर है। यानी अब देव जाति ही ब्लैक पावर्स है। वे अब उनके ही साथ हैं। उनसे ही लड़ोगे जिनको बचाना चाहते हो। दैवीय शक्ति है हमारे पास। शक्ति शक्ति ही देवों को समझा सकती है। बिना दैवीय शक्ति के उनका सामना करना असंभव है। तो फिर देव शक्ति को बचाने के लिए देव शक्ति को युद्ध में हराना होगा। अगर वह स्त्री नगीना हुई तो? तब भी नगीना अगर अत्याचार करेगी तो दंड पाएगी। परंतु देवों ने निर्णय स्वयं लिया है या नहीं? अगर उन पर अत्याचार के सरलगरी पर कब्जा दिया गया होता तो मैं अवश्य बीच में पड़ती। अगर सृष्टि खतरे में आएगी तो ही शक्ति बोलेगी। शक्ति का यह अवतार वैसे भी स्त्रियों की रक्षा के लिए है। स्त्रियों पर अत्याचार रोकना मेरा कार्य है। अगर वह स्त्री नगीना हुई तो? तब भी नगीना अगर अत्याचार करेगी तो दंड पाएगी। परंतु नगीना पर भी अगर अत्याचार हुआ तो शक्ति को बीच में आना ही पड़ेगा। और इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन किस पर अत्याचार करेगा, कर रहा है? मैं। एक मिनट शक्ति, किसी स्त्री पर अत्याचार हो रहा था जो तुम यहाँ पर आई हो? अभी तुम सबका ज़ॉम्बी रूप सृष्टि के लिए खतरा बना हुआ था, इसलिए मुझे रक्षा के लिए आना पड़ा। विश्वास करो, अगर तुम लोग सचमुच उस रूप में जीवित होते तो जीवित ही नहीं होते। हम हम में से तो किसी ने भी ये बात ना कही, ना तुम्हें बुलाया शक्ति। फिर तुमको सृष्टि बचाने के लिए बुलाया किसने? अघोर चक्र के कपाली ने। उसको किसने बताया मुझे नहीं पता। अब मेरा काम समाप्त हुआ, विदा। अघोर चक्र और नगीना का गढ़ है, ब्लैक पावर सृजन का एक अथाह कुआं। शक्ति में मुझे बर्बरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध जीतने के लिए पहले शक्ति को शक्तिहीन करना होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चुनौती, ब्लैक पावर्स को चुनौती। पर कैसे? तुम्हारा राज्यभिषेक करके और उसमें हर राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर। उसके लिए आपको मेरी रोम में फीड कंट्रोल लिस्ट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। देवाशीष, तुम अभी तक एक्टिवेटेड हो, यानी तुम्हारा कनेक्शन स्वर्ण नगरी से अभी भी जुड़ा हुआ है। नहीं धनंजय, स्वर्ण नगरी के सिग्नल एनक्रिप्टेड हो गए हैं। मैं मूल क्षेत्र की कनेक्टिविटी से चल पा रहा हूँ। मूल क्षेत्र की सैटेलाइट से ही मुझे यहाँ पर देव एनर्जी के संकेत मिले और मैं यहाँ चला आया। अच्छा हुआ कि मेरा स्वर्ण नगरी से कनेक्शन टूट चुका है। रुको रुको, तुम मूल क्षेत्र के डेटा बैंक से जुड़े हो, यानी तुम्हारे पास नागदीप के अब तक के अधिकतर तथ्य हैं? जी हाँ। तो मुझे ये बताओ कि वह कौन है जिसको विशाला मुझे दीप निकाला देकर नागदीप के सिंहासन में बैठाना चाहती है। मैं आपको उसकी सूरत दिखाई देता हूँ। राजा बनाया गया है इसे, नागराज को। यह ज़रूर ब्लैक पावर्स का षड्यंत्र है। उन्होंने मेरे ना रहने का फ़ायदा उठाकर इसका निर्माण किया है। नागराज? ये कैसे संभव है? कौन है ये बहरूपिया? बहरूपिया नहीं है, ये नागमानव है। पर यह आया कहाँ से है? डेटा बैंक में इसका कोई फाइल या फीड नहीं है, सिर्फ इसका नाम नरकनाशक नागराज बताया गया है। यह रहस्य में इसके वाइब्रेशन और ऑरा बता रहे हैं कि यह है तो इसी आयाम पर, आया है दूसरे आयाम से। इसकी शक्तियाँ अद्भुत होंगी। ऐसे व्यक्ति के हाथों के मूल क्षेत्र का संचालन कालदूतिया क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जानना पड़ेगा। तुम्हारे राज्याभिषेक का पहला निमंत्रण नागदीप ही जाएगा। नाशक नागराज को सादर आमंत्रण भेजो। हम इस नाशक नागराज का रहस्य जानना चाहते हैं। निश्चित करना होगा कि ये कहीं ब्लैक पावर्स की योजना का हिस्सा तो नहीं। हमको डोगा से भीषण भैरव की मृत्यु का रहस्य चाहिए, जो हमारे एजेंट ने उसको दिया था। हमारे एजेंट का संपर्क भी हमसे टूट गया है। शायद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब आदेश दें कि क्या किया जाए नागदीप राज? कुछ नहीं, मैंने आते ही पूरी जानकारी ली थी। इंतज़ार करो। हम अपराधियों से डील नहीं करते। कोड मिलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अफसोस मेयर, मैं तुम्हारे आदमी को जिंदा वापस नहीं ला सका। वह बिना कोई मैसेज दिए नहीं मर सकता। और ये लड़की कौन है? इसको लाना तो डील में नहीं था। डील में तो झूठ बोलना भी नहीं था। नागमानव तुम्हारा एजेंट था। हमने झूठ कहाँ बोला? हमने तो कुछ बोला ही नहीं।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं संधि पर्व के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।